स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। इसके अप्लाई करने की डेट क्या रहने वाली है, चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रेश का कब से रजिस्ट्रेशन होगा और रिन्यूअल का कब से उनका फॉर्म रिन्यूअल किया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो आप भी अगर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं यानी कि भरते हैं, या फिर अगर आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं और हर बार कुछ नियम चेंज वगैरह भी होते रहते हैं। जैसे कि पहले आपने देखा होगा आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर, चूँकि बहुत पहले तो मोबाइल आधार कार्ड था ही नहीं, लेकिन जब आधार कार्ड आया उसके बाद से जब आपका आधार कार्ड यूपी स्कॉलरशिप में लगने लगा, उसके बाद से अगर उसमें ये मोबाइल नंबर लिंक रहे या फिर ना रहे उससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब वो चीज़ें कंपलसरी कर दी गई हैं। तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से ही मैनेज होनी चाहिए। अदरवाइज कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, अदरवाइज मैं जैसे ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है उसका मैं आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बावजूद कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर के पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे छात्र क्या करें, छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश के ऑप्शन में है कि छात्र क्या करें। तो पहला यहाँ पे देखिए, छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व यानी कि भरने से पहले शैक्षणिक योग्यता के अंक पत्र यानी कि मार्कशीट वगैरह, आपका सर्टिफिकेट वगैरह, आय, जात और निवास, देखिए तीनों चीज़ यहाँ पे मेंशन है, जात, आय एवं निवास। अगर जात की बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चों की जात नहीं लगती है। प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि यानी कि आपकी फीस कितनी लगती है उसकी आपकी फोटोकॉपी और वो डेट उसकी और आपका जितना फीस लगा है वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है फॉर्म में। तो वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और ये फीस की जानकारी आपको कॉलेज से मिलती है। वर्तमान विश्वविद्यालय कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है, किस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, और बोर्ड का पंजीयन क्रमांक यानी कि बोर्ड में रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं तो फर्स्ट ईयर में क्या किया जाता है कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता है, तभी भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया जाता है, इसलिए कि रजिस्ट्रेशन में कभी कभी डिले होता है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो आप कॉलेज से कंटेक्ट करेंगे तो वो आपको एक नंबर देते हैं, वही आपको भरना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो आदि अभिलेख होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से होनी कंपलसरी है। उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ देखिए, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्मतिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए एक दूसरे से। अब ऐसा नहीं कि नाम किसी में आधार कार्ड में दूसरा है और कोई प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है। मान लीजिए कि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, अभी फिलहाल में 10 की स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो कक्षा 9 की या फिर 8 की मार्कशीट में आपका अलग अलग नाम है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आधार कार्ड में आपका अलग अलग नाम है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट से लीजिए उनमें अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए, सेम नाम वगैरह होना चाहिए। उसके बाद से देखिए आधार नंबर का जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण, आधार नंबर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान यानी कि तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन टेम्पोररी लॉक कर सकेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उसी पे सारी चीज़ें आप OTP के माध्यम से आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है और उसी से सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आधार कार्ड में भी आपके नाम वगैरह हर एक चीज़ सही होनी चाहिए। अब ऐसा देखिए, जैसे कि ऊपर दूसरे ऑप्शन में मेंशन था, तीसरे ऑप्शन में कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हाई स्कूल या फिर जो भी चीज़ हो डॉक्यूमेंट्स आपके गलत नहीं होने चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, आधार नंबर से लिंक बैंक खाता एवं NPCI में सीडिंग अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी है। जैसे यहाँ पे 2023-22-23 मेंशन है कि छात्रवृत्ति में भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों में ही होगा, और 2023-24 में भी वही प्रोसीजर रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। NPCI से आपका सीडिंग होना चाहिए, यानी कि आपका KYC और KYC दोनों आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपका पैसा आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही बैंक खाते के बारे में ही दी हुई है, NPCI से मैप्ड होना चाहिए, तभी PFMS के द्वारा आपका पैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्पोररी लॉक करने से पूर्व अपना संपूर्ण विवरण, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, रोल नंबर, यानी सीधे करने का मतलब आपने सारी चीज़ें आप जांच कर ले। जब लॉक करने का ऑप्शन आपके पास आता है, हो सकता है आप साइबर कैफे के पास जाकर के फॉर्म को फिलअप करते होंगे, तो उससे ले करके जब पहले आपकी नॉर्मल सॉफ्ट कॉपी निकलती है, हार्ड कॉपी, उसको आप देख लेंगे और फिर लॉक करने से पहले सारी चीज़ों को जाँच कर लेंगे, फिर मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसको सुधार करवा लेंगे और फिर फाइनल लॉक करेंगे सारी चीज़ों को देख करके। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन भी है वो सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट चीज़ बात करें तो सभी छात्र अपना आवेदन पत्र भरते समय, यहाँ पे देखिए सभी छात्र अपना आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड अपना स्वयं से रजित करें, यानी कि अगर आप खुद से भर रहे हैं तो अपने पास ही रखें। यदि छात्र साइबर कैफे संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जांच कर प्रिंट लेकर संस्था स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार करवा ले। यही चीज़ें मेंशन है यहाँ पे भी, वही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है कि आपका 3 दिन में हार्ड कॉपी वगैरह निकलता है, उसको लेकर के कॉलेज में सबमिट करना होता है, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए एक जो फीस वाली समस्या आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कभी कभी कमेंट करके पूछते भी हैं कि फ़ीस की जो चीज़ है वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो अनिवार्य वार्षिक शुल्क यानी कि नॉन रिफंडेबल फी के कॉलम में शिक्षण संस्था से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें। यानी कि कई सारे छात्र ऐसे जितना जमा किए रहते हैं, जैसे कि 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 जितना भी जमा किए रहते हैं वो वहीं पे मेंशन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल फीस कॉलेज की कुछ और होती है। तो एक्चुअल फीस आप कॉलेज से पता कर लेंगे कि वहाँ पे क्या फिलअप करना है, तभी आप फिलअप करेंगे, अदरवाइज इधर उधर की जानकारी आप नहीं फिलअप करेंगे। यहाँ देखिए छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इसको लेकर के मैसेज आते हैं कि सर हमने पहले फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, मान लीजिए कि आप किसी कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 की बात नहीं हो रही है, मान लीजिए कि आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि आपने 9, 10 का आपने अप्लाई किया तो 9 में कर रहे हैं, फिर 9 में आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई तो 10 में आप डायरेक्टली वहाँ पर रिन्यूअल कर देंगे। इस तरीके से कोई कोर्स कर रहे हैं आप 2 साल का, 3 साल का, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई, अब सोचेंगे सेकेंड ईयर में हम गए हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम नए तरीके से फ्रेश फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ऐसा नहीं है, सेकेंड ईयर में आपको उसी पर रिन्यूअल कर देना होता है, ठीक है। इसलिए कि आना होगा, जब फंड में पैसा रहेगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते होंगे तो आपका पैसा आ ही जाएगा। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे कही गई है कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपना गवर्नमेंट चूज करेंगे, जो भी प्राइवेट हो अपना स्वावित चूज करेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें आपको मालूम ही रहती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा स्वयं ईमेल ID व आधार नंबर से लिंक स्वयं का मोबाइल नंबर ही दे, किसी और का मोबाइल नंबर ना दे कि दिक्कत हो जाए। और जब भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन होता है, इसी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन होता है। उसके बाद से यहाँ देखिए नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र, यानी कि जो आपके कह लिए कि नवीनीकरण के बच्चे हैं वो अपने आवेदन पत्र में पास प्रमोटेड विथ मार्क्स के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरे। परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट ना डिक्लेयर के ऑप्शन को मतलब चूज कर सकते हैं, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्था से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का और आपका कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो जब नहीं आया तो आपने फॉर्म को मान लीजिए कि वैसे फिलअप कर दिया, इसलिए कि मान लीजिए कि डेट निकल रही है स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की, आपने फिलअप कर दिया गलत डाटा, मतलब जो भी हो डाटा, तो फिर से जब आपका रिजल्ट आ रहा है तो उसको सुधार करना पड़ता है। अगर आप सुधार करके फिर से हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं तो आपका पैसा यानी कि आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। यानी कि रिजल्ट अगर आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है, तो आपको करेक्शन वगैरह कराना पड़ता है। और देख लेते हैं यहाँ देखिए छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और बताते भी रहता हूं कि स्टेटस कैसे चेक करना है, तो ये सारी जानकारी तो आपके पास होगी ही, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। छात्र क्या ना करें तो उसमें यही चीज़ें हैं कि छात्र अपने खुद का अपना फॉर्म भरे, सारी चीज़ों को देख ले, संस्था में स्वयं जा करके जमा करें, यही सारी चीज़ें, हाई स्कूल का डाटा वगैरह देख ले या फिर इंटरमीडिएट का या फिर जो भी डाटा हो देख ले, किसी के पास शेयर ना करे। और अगर छात्र यहाँ देखिए अनुत्तीर्ण फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति का आवेदन ना करें। यानी कि अगर आप फेल है प्रीवियस ईयर में, तो अगर आप फेल हैं तो आप उसके अगले साल में, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी कोर्स के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, सेकंड ईयर में आपकी ईयर बैक लग गई, फिर से सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हैं, तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। या फिर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, आप फेल हो गए, फिर से कक्षा 10 में ही पढ़ेंगे, तब भी आप इस केस में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि आप अगर फेल हैं प्रीवियस ईयर में तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये सारी चीज़ें दी हुई है कि 3 दिन बाद आपके प्रिंट आउट वगैरह निकाल के आपको कॉलेज में दिया जाता है, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक सी जानकारियाँ थी जो आपके पास कम से कम इसके बारे में, यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि छात्र को क्या करना है। अब बात कर लेते हैं डेट के बारे में कि इसकी डेट क्या रहने वाली है अप्लाई करने की। तो डेट की बात करें तो अभी कई सारे कोर्सेज में या फिर 9, 10, 11, 12 के बच्चों की बात करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों या फिर ग्रेजुएशन बच्चों की बात करें तो अभी उनका एडमिशन स्टार्ट है और एडमिशन हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो एडमिशन की बात करें लगभग 15 अगस्त, मान लीजिए 15 अगस्त के आसपास से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। पहले 9, 10, 11, 12 के बच्चों का भरा जाता है, उसके बाद से पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट यानी कि 11, 12 या फिर 10 के बाद कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं आप, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, BA, BSc, MSc, BCom, MCom जो भी कोर्स वगैरह करते हैं
उनके लिए, या फिर BTC जो भी कोर्स करते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म, लेकिन पहले जो फॉर्म आता है वो 9-10 के बच्चों के लिए आता है। तो लगभग मान के चलिए कि 15 अगस्त से उनका अप्लाई होना स्टार्ट होगा, 9-10 और 11-12 के बच्चों का, और उसी डेट्स के लगभग 10-15 दिन बाद अगर बात करें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों की या फिर डिप्लोमा के बच्चों की, तो उनका भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय रखेगा, समय है, तो पहले से ये सारी चीज़ें आप व्यवस्थित किए रहेंगे। जो बच्चे नए हैं वो खास करके आय जात निवास वगैरह जो उनके रहते हैं, तो जो आय रहता है खास करके उस पर जोर दिया जाता है। तो आय कम से कम आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 3 साल के पहले का नहीं होना चाहिए, और भी सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूँगा, देख लेंगे, पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, और यही चीज़ें आपको करनी है। अगर जैसे ही ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है तो इसका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। काफ़ी नॉर्मल सा और सिंपल सा प्रोसेस हो गया है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी सारी चीज़ों को, स्कॉलरशिप का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे 2023 के स्कॉलरशिप के बारे में कि आएगी या फिर नहीं, तो अब कम चांस है, कम क्या कहिए कि ना के बराबर चांस है। जिन बच्चों की आनी थी उनकी आ चुकी है, अब ना के बराबर ही चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। वैसे कोई गवर्नमेंट द्वारा अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।